हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या है? कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है। इस लेन देन पर उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4,320 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य रुपए में ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में जब छूट दिया हो और लाभ दिया हो तो हम 100 में से छूट को घटा देते हैं तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है, और 100 में लाभ को ऐड कर देते हैं तो अंकित मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो 100 में से हम छूट को घटाएंगे, 40 छूट है तो हमारा क्रय मूल्य मिल गया। कितना आ गया? 60। 100 में से हम 40 को घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पे अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 100 में जब हम लाभ को ऐड करते हैं तो अंकित मूल्य हो जाता है। तो 100 में 25 को ऐड करेंगे तो 125 हो गया। ये अंकित मूल्य आ गया और ये क्रय मूल्य आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4,320 रुपये है, मतलब जो क्रय मूल्य है किसके लिए? खुदरा व्यापारी के लिए वो 4,320 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा वो निकालना है, मतलब 125 निकालना है। तो 4,320 की तुलना हम किससे करेंगे? 60 से, जो कि यह आपका क्या है? क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 60 है। निकालना है अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य है 125। अब इसी को काट देंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया आपका 72 गुणे 125। इसका आप गुणा कर लीजिए, या और छोटा करना है तो इसको 72 गुणे 25 गुणे 5 इस तरह से कर लीजिए। 5 से आप 72 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सचे 35 1 36, ये हो गया गुणे 25। अब 25 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ गया। 25 छक्का 150, 0 15 हो गया, और 25 तियाँ 75 और 5 80 10 90, यानी 9,000 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 2 बार लिखा हुआ है गुणे करके, मतलब स्क्वायर है। अब यहाँ पे बीच में जो लिखा हुआ है 45.5, तो यहाँ ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस में क्या होगा? 2ab होगा। मतलब कि यहाँ पर 2 × 6.5 × 3.5 यही आएगा। इसका आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर आपका यही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए कितना है? 6.5 है, और बी कितना है? 3.5 है, और इसका होल स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 12 छात्रों वाले समूह की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। यदि 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 172 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं तो समूह की नई औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम टोटल 12 छात्रों का औसत जो दिया है ऊंचाई, तो हम टोटल ऊंचाई ज्ञात कर देते हैं। यानी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 12 × 170 बराबर कितना हो गया? 12 सते 84, 4 8 हो गया, 12 के 12 8 20, ये हो गया आपका टोटल ऊंचाई। अब कह रहा है कि 54 और 57, 65 और 172 ये चारों क्या हो गए हैं? निकल गए हैं। तो इनको ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पर? चारों क्या है? छात्र, चारों छात्रों की ऊंचाई ऐड कर लेंगे। 4 7 4 11 और 11 5 16 और 2 18, 8 हो गया, 1 हो गया। फिर 5 5 और 5 10, 6 16 और 16, 4 20, 3 23 और 1 24, 4 हो गया। 1 2 3 4 और 2 6, 648। अब इसको क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, और टोटल जो छात्र बचे हैं 12 में से 4 निकल गए तो बचे कितने? 8 छात्र ही बचे हैं। तो 8 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, मतलब 20 100
40 माइनस 648 भागा 8, यही हो गया औसत प्राप्त हो जाएगा। यह क्या है? औसत, नया औसत, नया औसत। इसको घटा देते हैं, यहाँ आपका घटा देते हैं, यहीं पे 2 आ जाता है और यहाँ पे 13, 9 4 13, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी कि 1392 बटा 8, ये आ गया आपका। अब 8 एक कम 8, 5 13, 8 7 56 और 8 4 32, यानी 174। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो गया। छात्रों की कुल ऊंचाई हमने निकाल लिया और जो 4 छात्र गए हैं उनकी ऊंचाई निकाल लिया, ऐड कर लिया, और कुल ऊंचाई में से चारों छात्र की ऊंचाई घटा दिया और उसके बाद जितना आया उसमें 8 से भाग दे दिया। 8 से भाग इसलिए दिया क्योंकि पहले 12 छात्र थे, अब 4 छात्र निकल गए तो 8 छात्र ही बचे हैं, तो इसलिए हमने 8 से यहाँ पे भाग दिया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 इंटू एक्स हो, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला लगा देंगे, मतलब 64 प्लस में 36 और 64 माइनस 36 बराबर 20 इंटू एक्स। इसको ऐड करेंगे आपका 100 आ जाएगा और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 8 6 14, यहाँ 8 आ गया और 3 2 5 यानी कि 28 आ गया। अब बराबर 20 गुणे एक्स, यहाँ एक्स है, 20 पंचे 100, अब 28 में 5 से गुणा करेंगे, एक्स बराबर 8 पचे 40, 0 आ गया और 5 दूनी 10 4 14, 140। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। गुणा भाग जोड़ घटाना है केवल, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। 13 गुणे 49 पर पावर 3/2, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो 13 इंटू 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, मतलब 7 पर पावर 3 हो गया। 13 गुणे 7 का क्यूब हो गया। अब 7 का क्यूब कितना होता है? यहाँ 13 हो गया, गुणे 3 4 3, मतलब 343 होता है 7 का क्यूब। अब इसका गुणा कर लीजिए, 13 3 39, 9 3 हो गया, 13 चौके 52 और 3 55, यहाँ 5 हो गया, 13 3 39 और 1 40, 4 44, 44 59, 44। सी वाला आंसर आपका सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है, 44 और 59। अब आते हैं छठवां प्रश्न। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? तीसरा दिन मंगलवार है और 25वां दिन कौन सा होगा? तो 25 में से हम 3 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब 22 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से जब हम 22 में भाग देंगे तो 7 तियाँ 21, 1 आ गया आपका शेष दिन, यानी ऑड डे आपका कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप क्या करेंगे? तीसरा दिन मंगलवार है, इसमें 1 दिन और ऐड कर देंगे, तो मंगल के बाद क्या आता है? बुधवार। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि CRECH को DTHGM लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FETCH को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ लिखते हैं CRECH को DTHGM लिखा जाता है, तो FETCH को क्या लिखा जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ 3 होता है और 3 के बाद ये 4 लिखा हुआ है। यहाँ R 18 होता है, 18 और 2 20, यानी कि 2 बढ़ गया। यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ है, ये 5 होता है और ये 8 होता है, +3 हो गया, ये 3 होता है और ये 7 होता है, मतलब +4 हो गया, 4 3 7, ये 8 होता है और ये आपका 13 होता है, यानी 8 + में 5 = 13, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ा रहा है। F होता है आपका 6, इसमें 1 जोड़ेंगे 7, मतलब G हो गया। E 5 होता है, इसमें +2 करेंगे, 5 2 7, मतलब G हो गया। ये 20 होता है, इसमें +3 करेंगे तो 20 3 23, मतलब W हो गया। और C मतलब 3 होता है, इसमें +4 करेंगे तो 4 3 7, 7 मतलब G होता है। और H होता है 8, 8 में हम 5 ऐड करेंगे, 8 5 13, मतलब M होता है। GGWGM ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ाता जा रहा है, तो उसी तरह से इसको भी हम बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। मोतियाबिंद आँख से संबंधित बीमारी है, तो एक्जिमा यह किससे संबंधित बीमारी है हमको बताना है। एलर्जी, जोड़, खुजली या त्वचा, यहाँ पे आपका त्वचा सही हो जाएगा। जिस प्रकार मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, उसी प्रकार एक्जिमा जो बीमारी है वह त्वचा से संबंधित बीमारी है। 9वां प्रश्न देखते हैं। सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है, इसकी माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसकी माँ के पिता के बेटे, मतलब इसकी किसकी माँ? सांची की माँ। तो सांची की माँ यहाँ दिखाते हैं, सांची की माँ, सांची की माँ के पिता के बेटे, माँ के पिता, अब इनके बेटे, इनका बेटा मतलब इसका भाई, ये बेटा हो गया इनका। बेटे की पत्नी, अब इस बेटे की पत्नी भी है, यहाँ ये पत्नी हो गई, और इसको हम प्लस से दिखा दे रहे हैं जिससे ये पता चले कि ये पति पत्नी हैं। अब कह रहा है मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी कौन है? यह जो पत्नी है, यह नितिन कह रहा है कि मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो यह जो है इकलौती बेटी है किसकी? नितिन के सास की। जब नितिन के सास की यह इकलौती बेटी है, मतलब इसके अलावा और कोई बेटी नहीं है, और इसकी शादी पहले ही बता दिया गया है कि इससे हुई है, मतलब इनके बेटे से हुई है। तो इनका बेटा कौन हुआ? नितिन ही तो हुआ। तो यहाँ पे यह जो है यह नितिन हो गया। अब कह रहा है कि नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? तो सांची की माँ ये हैं और इनका नितिन से क्या संबंध है? भाई का। क्यों? क्योंकि इनके और इनके पिता एक हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि नितिन का, जिसके साथ का लगा हुआ होता है, उसी का संबंध हमको बताना होता है। यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ये नितिन की बहन है, ये नहीं बताना है। माँ से इसका क्या संबंध है, मतलब कि यह कौन है? इनकी माँ का, तो भाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। असमान शब्द का हमें चयन करना है। तो यहाँ पे पहला है कथकली, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है हेमिस और चौथा है सत्रिया। तो यहाँ पे आपका हेमिस जो है ये इन तीनों से अलग है। क्यों? क्योंकि यह जो तीनों हैं ये क्या हैं? ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ये आपका कथकली केरल का नृत्य है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है, और सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और हेमिस जो है ये लद्दाख में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह लद्दाख में स्थित है। तो इसलिए यह तीसरा ऑप्शन इन तीनों से अलग हो गया है। अब एक प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कई लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों ने हमारे पास कमेंट किया है कि ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है SOLD, सोल्ड को लिखा हुआ है HLOW। तो इसमें यह केवल अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है, मतलब S का अपोजिट क्या होता है? H होता है। ये हमने जो बताया है प्रैक्टिस सेट 6 में, यहाँ पे हमने कहा था हाई स्कूल, तो हाई स्कूल कहा, यहाँ लो कहा या लोलो कहा, यहाँ पर भी लोलो कहा, और यहाँ DW ड्यू कहा। तो कुछ लोगों को इस शब्द से थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ये हम क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिक है जो हम बोल रहे हैं, ट्रिक बोल रहे हैं, मतलब जो अपोजिट शब्द को याद करने की हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे S का अपोजिट क्या होता है? H, तो हाई स्कूल, H से हाई और S से स्कूल, तो ये अपोजिट हो गया इसका। फिर O का अपोजिट, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लोलो, LO से लो, तो लोलो मतलब O का अपोजिट L होगा और L का अपोजिट O होगा। तो यहाँ पर यह भी O का अपोजिट L हो गया और L का अपोजिट O हो गया। और ड्यू, DEW, जैसे माउंटेन ड्यू होता है तो DEW को याद करने की ट्रिक है। D का अपोजिट क्या होगा? W होगा। तो यहाँ पे यह अपोजिट लिखा हुआ है, तो उसी तरह से हमको ROME इसका भी अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर आप जो कोडिंग डिकोडिंग वाला हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे अपोजिट शब्द लिखा हुआ है, उसकी ट्रिक क्या होती है याद करने की, तो उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखिए रोम है, तो R का अपोजिट क्या होता है? अब इसकी ट्रिक थी इंडियन रेलवे, I से
इंडियन और आर से रेलवे, मतलब इसका अपोजिट हो गया आई। ओ का अपोजिट तो यहाँ पे भी बताया है, लोलो या लव, LOVE लव, या LO से लो या लोलो, तो आपका ओ का अपोजिट क्या हो गया, एल हो गया। यम का अपोजिट मैन, इसकी ट्रिक क्या है, मैन, MAN, तो यम का अपोजिट क्या हो गया, यन हो गया। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, ट्रिक क्या है, इवनिंग, इस तरह से हम याद रखेंगे, इवनिंग, EV से क्या होता है, इवनिंग, तो यहाँ से वी अपोजिट हो गया, तो ILNV यही आपका हो गया इसका कोड। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ILNV, इंडियन रेलवे, एल का ओ और ओ का एल, एम का मैन और ई का इवनिंग। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 10 को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको किसी प्रश्न में दिक्कत होती तो आप इसी तरह कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।